अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा, आपका मेजबान मीरहिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, खबरनामा में कई सारी खबरें आते हैं जिनकी तफासिल से हम आपको आगाह कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात सरहद पार की, जहां पर इंतखाबात हो रहे हैं और बड़ी मुद्दत के बाद जो पाकिस्तान के अंदर ये इंतखाबात हुए, ये पहले ही कंट्रोवर्सी के शिकार हुए हैं और इस हवाले से जो इंतखाबी रुझानात आ रहे हैं और रुझान के साथ साथ जो ऑफिशियल नताइज भी आ रहे हैं, उसमें काफी फर्क जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो महसूस कर रही हैं। और इस तरह से अभी तक के जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उसके मुताबिक, जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल फिगर्स हैं उसके मुताबिक, जो पीटीआई हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार है, जो बतौर आजाद उम्मीदवार है, उन्होंने 23 यानी 23 सीटें हासिल की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 22 यानी 22, नवाज शरीफ की पीएमएलएन को 18 और पीएमएलक्यू को 1, बीएनपी को 1, एमक्यूएम को 1 और जेयूआई को 1 सीट जो है वो ऑफिशियली हासिल हुई है। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जो गैर सरकारी नताज और रुझान जो है वो डिस्प्ले किया जा रहे हैं, उसके मुताबिक 150 से ज्यादा सीटों पर इमरान खान की हिमायत याफ्ता जो पीटीआई है, पीटीआई की हिमायत याफ्ता जो मेंबरान है या उम्मीदवार है, उनकी जीत हासिल हुई है। जबकि 50 के करीब जो सीटें हैं वो पीएमएलएन और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी जुल्फकार अली भुट्टो की जो जमात है, जिसके आज चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, उनकी जमात को भी 52 के करीब सीटें जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन भले ही पाकिस्तान के अंदर सीटों का रुझान क्या रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर इन इलेक्शंस को लेकर सवालात उठाए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो पीटीआई के लोग हैं या पीटीआई की हिमायत याफ्ता लोग हैं, उन्होंने कल से ही, अगरचे उनके हक में भी रुझान आते थे, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि यहाँ इलेक्शन और उसके साथ साथ रिजल्ट्स को लेकर धांधली की जा रही है। हालांकि जो ट्रेंड्स दिखा रहे थे वो यही दिखा रहे थे कि पीटीआई की हिमायत याफ्ता लोग यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर रहे हैं, यानी पीटीआई की हिमायत वाले लोग जो है तादाद में सबसे ज्यादा है, और फिर पीएमएलएन और पीपीपी दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ, जो कि शहबाज शरीफ की सरकार के अंदर डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका एक स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग जोग तर जोग निकले हैं, उनकी सीटें भी आ गई हैं, लेकिन हुकूमत साजी कुछ और होती है। लेकिन इस हुकूमत साजी कुछ और क्या होती है, इसके पीछे कौन है, वो अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान मीडिया के अंदर काफी ज़ेर बहस है और उस पर डिस्कशन भी हो रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगरचे इंतखाबात किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी स्टेट के लिए एक अच्छी नवीद होती है, एक अच्छा कल्चर होता है, एक अच्छी कोशिश और अमल होती है, जिसके जरिए अवाम को रहनुमाई की और इक़्तिदार की और उसके साथ साथ तर्जुमानी करने का मौका अवामी फराहम करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो इंतखाबात हैं, ये कहीं ना कहीं मुख्तलिफ सियासी मुबसरीन के नजरिए से जब देखते हैं तो उनका कहना है कि ये अस्करियत वर्सेस अक्सरियत है, यानी अक्सरियत अवाम और अस्करियत पाकिस्तानी फौज। यानी उनका कहना है कि इसमें पाकिस्तानी फौज की मुदाखलत है। ये कई सारे जो मुबसरीन हैं पाकिस्तान के, उनका कहना है। लेकिन ये पाकिस्तान के इंतखाबात, जो कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक 5वीं बड़ी एक कंट्री है, एक जमहूरी मुल्क है, और क्या यहाँ पर जमहूरी तर्ज अमल से ही इंतखाबात होंगे, ये दुनिया अभी देख रही है। और मुल्क हिंदुस्तान की नजरें भी पाकिस्तान के अंदर जो होने वाले इंतखाबात और इनके नताइज पर मरकूज है। हालांकि भारत का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर कि वो चाहते हैं कि हर मुल्क के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान जो कि पड़ोसी मुल्क है, वहां पर भी जमहूरी तर्ज तरीके से हुकूमतें आए और जमहूरी जो अवाम है वही सच में अवामी नुमाइंदों का फैसला करे और उन्हीं की बात को सुना जाए। और इस पर पाकिस्तान को लेकर यही कहा जा रहा है कि जो वहां की फौज है वो मुदाखलत करती है, तो इस वजह से जो अवाम का मैंडेट होता है, इससे दुनिया का कोई भी महज़िब समाज जो है इसमें मुदाखलत समझता है। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो ऑफिशियल फिगर्स है उसमें भी पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग हैं वो आगे जा रहे हैं, और जो टेलीविजन स्क्रीन पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर ट्रेंड्स दिखाई जा रही है उसमें भी पीटीआई के लोग जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन बाज़ कुछ
कुछ पीटीआई के जो लीडरान हैं जिन्होंने अपनी समाजी राब्ता साइट, ऑफिशियल साइट्स पर यह वाज़ेह कर दिया है कि जो पोलिंग बूथ्स है या रिटर्निंग ऑफिसर्स है, वहां पर जब उन्हें फॉर्म 45 दिया जाता है जिसमें उन्हें कहा जाता है कि पीटीआई को कितने वोट मिले हैं, दूसरी जमातों को कितने वोट मिले हैं, और उसके एतबार से अगरचे उनके जीत का तयन हो चुका था, लेकिन फिर भी रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो जीत का ऐलान नहीं करते हैं और जो हतमी नताइज है उसमें डिले किया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान है उन्होंने इसमें यही कहा कि ये दरअसल रिगिंग की तरफ जा रहे हैं और जानबूझकर अवामी मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस तरह से सबकी नजर अब मरकूज है और देखने वाली बात होगी कि कुछ एक घंटे काफी अहमियत के हामिल होंगे जब पाकिस्तान के इन इंतखाबात की जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती इंतखाबात भी कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को अपना हक दिया गया है। जो गुजर बकरवाल तबका से ताल्लुक रखने वालों की रिजर्वेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ताहम कुछ लोग अपने सियासी मुफाद के लिए गलत बयान दे रहे हैं। इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ खुसूसी बातचीत में की है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद जम्मू कश्मीर के अदर बैकवर्ड क्लासेस को, मैंने पिछड़े वर्ग के समुदाय को आरक्षण मिले, ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में कानून पारित हुआ और एक इनेबलिंग क्लास अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के सेशन में जोड़ा गया, जिसके कारण पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये संवैधानिक जरूरत थी और इसी के कारण ये चुनाव स्थगित किए गए थे। मैंने अभी किसी सभा में कहा था कि ये चुनाव भी जल्दी कराए जाएंगे। जहाँ तक पहाड़ी रिजर्वेशन का सवाल है, पहाड़ी समुदाय के लोग लंबे समय से यहाँ संघर्षरत थे। वो चाहते थे कि उनके समुदाय को जिस दुर्गम परिस्थिति में रहते हैं उनको आरक्षण मिले। और आपको याद होगा, या मैं ये बताना चाहूँगा कि जब 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में भाषण दिया था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि कभी जिन वर्गों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हासिल है उन्हें हम आरक्षण की व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन कुछ समूह ऐसे हैं जो छूट गए और इसलिए हमें कमीशन का गठन कर रहे हैं। वो कमीशन जब अपनी रिपोर्ट देगा तो बाकी समुदायों को भी शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आरक्षण देने का इंतजाम हम करेंगे। जस्टिस शर्मा कमीशन आप जानते हैं, जी बिल्कुल, काफ़ी परिश्रम करके उन्होंने लोगों से मुलाकात की, अध्ययन किया और एक संस्तुति दी, जिससे कि हमारा शेड्यूल ट्राइब का जो मंत्रालय है उसने देश की लोकसभा में ये बिल लेकर के आए और पहाड़ी और अन्य समुदायों को अब आरक्षण का लाभ मिल गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है, पहले से जो आरक्षण शेड्यूल ट्राइब का, गुजर, बकरवाल और बाकी हमारे गद्दी, सिप्पी, सीना या बाकी समुदायों के जो लोग थे, उनको जो आरक्षण का लाभ था, चाहे वो नौकरी में हो या शिक्षा में हो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई कमी उसमें नहीं की गई है। अलग से पहाड़ी समुदाय, उसमें कई समूह हैं, उनको आरक्षण देने का प्राविधान किया गया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं समझता हूं कि इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके राजनीतिक स्वार्थ के कारण गुजर बकरवाल भाइयों को, नौजवानों को भड़काने और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपके आरक्षण में कोई कटौती नहीं हुई है और मैं फिर जोर देकर भरोसा दे रहा हूं कि कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जब गृह मंत्री जी ने रजौरी और बारामूला में पिछले वर्ष सभा की थी, उस सभा में भी उन्होंने ये बात कही थी। इसलिए गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी या बाकी जो समुदाय आरक्षण पा रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप वास्तविक स्थिति को समझिए
और किसी के बहकावे में न आए। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इधर अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने कहा है कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को आज जामिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है और मस्जिद जाने से कबल उन्हें दोबारा घर में नजरबंद कर दिया गया है। मीरवाइज आज जुमा के मौके पर जामिया मस्जिद में खुसूसी खुतबा देने वाले थे, जैसा कि औकाफ ने ऐलान किया था। ताहम मीरवाइज का खुतबा सुनने और बाबरकत इज्तिमा में शिरकत के लिए आज मस्जिद में लोगों के एक बड़े इज्तिमा की तवक्को थी, लेकिन सुबह सवेरे ही पुलिस की गाड़ियों की नफरी इनकी रिहाइशगाह के बाहर तैनात कर दी गई और उन्हें घर में ही नजरबंद रखा गया। अंजुमन ने मीरवाइज की बार बार घर में नजरबंदी की सख्ती से मजम्मत की है। खासतौर पर जुमा के दिन उन्हें जुमा का खुतबा देने और जुमा की नमाज में शिरकत के लिए जामिया मस्जिद जाने से रोक दिया गया था। ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता साल सितंबर में नजरबंदी से रिहाई के बाद मीरवाइज को सिर्फ 3 जुमा को खुतबा जुमा देने की इजाजत दी गई थी। बात जम्मू की करते हैं। जम्मू के अंदर आज बीजेपी के वर्करों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इस एहतजाजी मुजाहरे के अंदर बीजेपी के जो कारकुनान हैं और जो एहतजाजी थे उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ओबीसी जात से मुतल्लिक जो बयान दिया है, राहुल गांधी को उस पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले ओबीसी के जो हकूक है वो नरेंद्र मोदी ने बहाल किए हैं, तो इस वजह से हम नरेंद्र मोदी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। का है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा ये प्रोटेस्ट राहुल गांधी के खिलाफ है, जिन्होंने कल एक बयान दिया है एक रैली में कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी ओबीसी जाति नहीं है, वो झूठे हैं, वो जन्म से ओबीसी नहीं है। मैं उनको बताना चाहूँ कोई भी ओबीसी जन्म से ही होता है, जो भी ओबीसी होता है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार की नाकामी रही है इतने सालों से, जो ओबीसी समाज को उनके हक नहीं दे पाए हैं। और जैसे जम्मू कश्मीर में भी इतने साल 70 साल ओबीसी समाज को उन्होंने कोई हक नहीं दिया। केवल एक मोदी सरकार है जो पिछले 10 साल में ओबीसी के हकों को लेकर आई है और ओबीसी को समाज को हक दे रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए। देश की प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नाज़रीन, बात दरगाह हजरत बल की करते हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा कि मिराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से हाल ही में जो तकरीबात है वो इनेकाद हुई है और शब ख़्वानी भी की गई थी। वहीं पर मिराज आलम के पेश नज़र फॉलोइंग फ्राइडे की मुनासबत से आज दरगाह हजरत बल के अंदर नमाज जुम्मा के मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और वादी के अतराफ अकनाब से यहाँ पर फर्जंदान तौफीद आए थे और वो नमाज अदा कर रहे हैं। हालांकि नमाज के फौरन बाद ही यहाँ जियारत से भी लोग मुस्तफीद होंगे, यानी यहाँ मोए मुक़द्दस की जियारत से लोग फैज़याब होंगे, लेकिन उससे पहले अभी यहाँ नमाज जो है वो अदा हो रही है। आपको बताते चले कि दरगाह हजरत बल के अंदर जो आज ये आप लोगों की तादाद देख रही हैं, इसके लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। अगली खबर में बात करते हैं चेकिंग की, बात करते हैं जम्मू कश्मीर सरकार की, क्योंकि ज़राए के हवाले से जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी की जानिब से सेल्स टैक्स या एक्साइज डिपार्टमेंट को और भी कुछ मुतअद्दिद
जो एनफोर्समेंट विंगे हैं उन्हें मुतहरिक करने की बात कही गई है। आपको पता चले कि आजकल हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स हैं वो जाते हैं और उसके साथ साथ दुकानदारों का जो सामान है उसको चेक किया जाता है और जहां जहां पर भी खिलाफ वर्जी होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इसी तरह से सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर भी ये बात है कि उन्हें ये क्लियर कट ऑर्डर्स मिले हैं कि बिजनेस को लेकर जीएसटी की मुकम्मल इंप्लीमेंटेशन को देखने के लिए जगह जगह पर टीमें रवाना की जा रही है। अलग अलग मार्केट्स के अंदर टीमें हैं जो राह चलते लोगों को, खासतौर पर वो गुड्स व्हीकल्स जिसमें चीजें होती हैं उनकी बिलें चेक की जाती हैं और अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने होते हैं। और कुछ अफसरान के साथ जराए के हवाले से जो हमें इतलात मिली हैं तो उनका कहना है कि दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो मुहिम बढ़ा दी गई है ये इस वजह से है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है और फाइनेंशियल ईयर से पहले सरकार भी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी अपना जो ग्राफ है वो पॉजिटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि फाइनेंशियल के एतबार से, फाइनेंशियली जब हम देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अभी क्राइसिस से चल रही है। सनम एजाज से इस हवाले से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सनम, कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ एनफोर्समेंट विंग्स जो है, जो मार्केट को देखते हैं, जो सेल्स को देखते हैं, सेल्स टैक्स को देखते हैं और कोशिश है कि जहां पर भी खिलाफ वर्जी हो जाती है तो उनके खिलाफ फौरन से पेशतर चालान हो जाए। क्योंकि हमने कई बार यह भी देखा कि जो ट्रैफिक हुकाम है उन्हें भी कभी कभार ये ऑर्डर्स मिलते हैं कि जनाब इतने चालान आ जाने चाहिए और फिर मुहिम जो है वो बढ़ती है और कहा जा रहा है कि अब सेल्स टैक्स से लेकर एक्साइज से लेकर बाकी जितने भी एनफोर्समेंट विंग्स है उन्हें मुतहरिक किया गया है। बिल्कुल हिलाल, सभी जो इन्फोर्समेंट विंग्स हैं उनको मुतहरिक किया गया है, उनको ग्राउंड पे रखा गया है और इसके दो फायदे, एक सरकार जो है ग्राउंड पे कहीं एस्टैब्लिश होती है, नजर आती है और कहीं न कहीं सरकार के बारे में मालूम भी होता है। और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा तौर पर हिदायत दिए हैं सभी डिपार्टमेंट, चाहे उसमें जो हमारा जो सेल्स टैक्स है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, एसएमसी है, पुलिस है, ये जितने भी इदारे हैं उन्हें ग्राउंड पे, या हमारा जो सीएपीडी डिपार्टमेंट उन सबको हिदायत दिए हैं कि वो मार्केट में जाएं, पब्लिक में जाएं, पब्लिक में देखें और जहां कहीं पे भी ये जो कहीं न कहीं कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, कोई सेल्स टैक्स नहीं भर रहा है, कोई कुछ चीट वगैरह कर रहा है सेल्स टैक्स या जो हमारे जो दूसरे टैक्स हैं उसको चीट कर रहा है, या कहीं पे सरकार के कायदे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, होर्डिंग हो रही है, ओवर चार्ज हो रही है, तो इन सब में यही है कि जाइए और जुर्माना कीजिए। और जुर्माना करने का इसके दो फायदे, एक ये फायदा है कि जो ये सारे जो कायदे और कानून के खिलाफ वर्जी होगी उसमें कमी होगी। दूसरा, सरकार को इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रही है, सरकार को फाइनेंशियल क्राइसिस से माना भी जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो पैसे की सूरत में वापस, जुर्माने की सूरत में वापस आएंगी तो सरकार को एक अच्छा खासा जो इस वक्त है इससे सपोर्ट मिलेगा और सरकार के फाइनेंस में पैसा आएगा। तो ये दो फायदे इससे, और सरकार के इस फायदे को बड़े जो है ग्राउंड सतह पे इंप्लीमेंट कराने के लिए सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। और उसमें देखा हमने जितने भी कुछ इदारों से बात की, कुछ सीनियर अहदेदारों से बात की, उनका यही मानना है कि वो ग्राउंड पे उनको ऑर्डर मिले हैं, उनको बताया गया कि आप ग्राउंड पे जाइए और एक्टिवेशन अपनी जो है एक्टिवनेस है वो दिखाइए और एक्टिवनेस के साथ साथ जहां कहीं इलीगल हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कीजिए। तो दो फायदे, इलीगल का इलीगल रुकेगा और सरकार को फायदे का फायदा पहुंचेगा। एक तीर से दो शिकार वाली बात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, बड़ी अच्छी तरीके से आपने समझाया कि किस तरह से सरकार एक तो कानून भी इम्प्लीमेंट करना चाहती है और दूसरी जानिब से जो सरकार के खजाने किसी हद तक मुतासिर हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो उनकी भी भरपाई हो रही है। क्योंकि सरकार कानून के तहत ही अगर कहीं पर कोई चालान करता है, कानून की खिलाफ वर्जी करने पर अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है और फिर जुर्माने लगते हैं तो ये कानून के तहत ही किया जाता है। तो इस तरह से एक तीर से दो शिकार, यानी एक तरफ लोगों को कानून पर अमल करने की भी बात की जाती है और इसके लिए बाज़ाब्ता एनफोर्समेंट विंग्स जो है अलग अलग काम कर रही हैं, और दूसरा कि खजाना भी भर जाएगा। बात मंशियात की करते हैं। समाज से मंशियात की बिद्दत को खत्म करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से ममनू आयशा बरामद की है। पलहालन पुलिस पार्टी ने पलहालन में नाका चेकिंग के दौरान एक शख्स आमिर अहमद गोजरी, जो कि गोजरी मोहल्ला पलहालन का रहने वाला है, को रोक लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 108 ग्राम चर्स जैसी मादा बरामद की है, जिसके बाद इसे गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया है। एक और वाक़े में पुलिस पोस्ट मिरगुन ने नाका चेकिंग के दौरान सैयद मोहम्मद
शाह साकिन करपालपुरा पाई नामी एक शख्स को पकड़ लिया और दौरान तलाशी उनके कब्जे से 105 ग्राम चर्स बरामद हुई है। इसे गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने बयान में आम लोगों से गुजारिश की है कि अगर आप अपने आसपास कहीं पर भी मंशियात फरोशी या कोई और जुर्म देखते हैं तो बिला झिझक करीबी पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम करें या 112 डायल करें। लोगों से दरख्वास्त है कि मुआशरे से मंशियात की बिद्दत को रोकने में पुलिस के साथ ताउन किया जाए। हम कम्युनिटी मेंबरान को यकीन दिलाते हैं कि पुलिस कानून के मुताबिक मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इधर लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डूरू अनंतनाग में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी के जोनल सदर सैयद ताउकेर अहमद और दीगर लीडरान और कारकुनान मौजूद हैं। इस मौके पर सैयद ताउकेर ने कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली ही इलेक्शन लड़ेगी। हम यही अपनी तैयारियां लोकसभा इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। असम इलेक्शन का तो ये पता नहीं कब होगा, लेकिन जब भी होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 पार्टी है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जीत जाएगी। देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है इत्तेहाद का, ये हमारी वर्किंग कमेटी डिसाइड करेगी कि कैसे इलेक्शन लड़ना है। मेरी जाती राय ये है कि हमें इलेक्शन अलग से लड़ना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की वाहिद जमात है जो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगी। ये भी तो नामिनेशन पैनल इस बार है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।